नमस्कार मित्रों, मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कहानी 31 का महीना। शांता ने अपने कई सुख दुख मुझसे साझा किए हैं। मैंने भी जहाँ तक हो सका अपना सखी धर्म ईमानदारी से निभाया है, किंतु आज जाने क्यों महसूस हुआ कि कुछ तो है जिसे शांता छिपाने का प्रयास कर रही है। एक झिझक, संकोच सा मुझे उसके चेहरे पर दिखाई दिया। वह बार बार ऊपर चढ़ाव की ओर टकटकी लगा रही थी। तभी पोती रिंकू भोजन की थाली लेकर नीचे आती दिखाई दी। दादी, दादी, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है, खा लीजिए। रिंकू शांता की छोटे बेटे की इकलौती बेटी है जो ऊपर वाली मंजिल में रहता है। शांता मेरी सखी रामेश्वर जी की पत्नी, जो कभी किराने की दुकान किया करते थे। सुख और शांति से बीतते दिन शायद विधाता को रास न आए। अच्छी भली गृहस्थी में तूफान आ गया। रामेश्वर जी ने बीच गृहस्थी छोड़ बैकुंठ का रास्ता अपना लिया। पति के न रहने पर स्त्री की दशा किसी से छिपी नहीं है। समय बदला है, मगर इतना भी नहीं। घर घर मिट्टी के सकोरे हैं। मैं शांता के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें भली भांति देख पा रही थी। यह बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, रमा, पिछले कुछ दिनों से घुटनों का दर्द काफी बढ़ गया है, सो ऊपर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। सोचा खाने की थाली यही मंगवा लूं। वैसे भी बुढ़ापे में ऊपर नीचे करने की उम्र तो रही नहीं। अब तो एक जगह बैठकर बस भगवान का नाम ले लूं, और क्या चाहिए। कहने को तो कह गई शांता, मगर जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मानो वह गीले आटे पर पलेथन लगा रही है। 15 दिन राजू के यहाँ से थाली आ जाती है, 15 दिन मन्नू के यहाँ से, बस आराम से समय कट जाता है। और जो कहीं 31 का महीना हो तो। मैंने हंसी हंसी में यूं ही कह दी बात, मगर तभी रिंकू बोल पड़ी, तो दादी उपवास रख लेती हैं। मैं रिंकू का मुंह ताकती रह गई। और शांता, वह तो मानो कोई जुर्म करते पकड़ी गई हो। चेहरा सूख गया, लगा किसी ने उसे निर्वस्त्र कर दिया, जैसे बरसों से संजोई पूजी किसी ने लूट कर उसे कंगाल कर दिया। सच भी है, आज तक शांता ने कभी घर और परिवार के बारे में कोई ऐसी बात किसी के सामने नहीं की जिससे भेद खुले कि उसके नसीब में भी मिट्टी के ही सकोरे आए हैं। किंतु आज नादान बच्ची ने एक पल में सारे भेद खोल दिए। शांता के परिवार से हमारा नाता उस समय से है जब वह ब्याह कर आई थी। उसके और मेरे ब्याह में 4 माह का ही तो अंतर था। दोनों के पति अच्छे मित्र थे, तो हम दोनों भी हम उम्र होने से अच्छी सहेलियां बन गईं। किंतु विवाह के 5 बरस बाद ही शांता के जीवन में वह तूफान आ गया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तभी से उसने अपने सारे अरमान, शौक तख्ता बेलन के नीचे दबा दिए। अपने गमों को छिपा बच्चों के लिए खुशियां तलाशती रही। धीरे धीरे वह वक्त पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती और काफी हद तक सफल भी रही। यह तपस्या का वक्त था। बिना पति के दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती महंगाई में 2 बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाती। सोचती उसके राजू मन्नू का उचित लालन पोषण हो, यही उसकी तपस्या है। यूं भी पिता की छत्र छाया से महरूम बेटे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। शांता के बेटे भी जल्द ही समझदार हो माँ की जिम्मेदारियों को साझा करने लगे। अब शांता केवल शाम को किराने की दुकान पर बैठती, अन्यथा सारा दिन घर की सार संभाल में लगी रहती। बेटों के बड़े होने से शांता के सपनों का दायरा भी बड़ा होने लगा। उसे लगा
उसका परिवार भी अब बड़ा होना चाहिए, उसका घर भी पोते पोतियों से आबाद होना चाहिए। आखिर अपनी आंखों के लुटते सपनों को उसने अपने बेटों की आंखों में ही तो संजोया था। वक्त संभलते ही रिश्ते खुद ब खुद संभलने लगते हैं। शांता के बेटे भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगे थे, जवान भी हो गए थे और कमाऊ भी। जिनकी नजरों में कभी उपेक्षा के पात्र रही शांता और उसके बेटे, आज उन्हीं की निगाहें उन पर जमने लगी। इन सब से बेखबर शांता की निगाह एक ऐसी लड़की तलाश रही थी जो उसके घर की मान मर्यादा को सलामत रखते हुए कुल की जोत को जलाए रख सके। बच्चे अभी तक माँ के दामन से बंधे थे, सो रोज की आमदनी शांता के हाथों में आती। वह दमड़ी दमड़ी जोड़कर आने वाली बहुओं के लिए गहने बनवाती। अपने रंगों का संसार तो उसने उसी दिन त्याग दिया था जब रामेश्वर जी ने उससे नाता तोड़ा था। अब तो उसकी बस यही मंशा थी कि उसके हिस्से के सारे रंग उसके दोनों बेटों के संसार में सिमट आए। बड़े चाव से शांता ने एक एक कर दोनों बेटों का ब्याह कर दिया। दो बहुओं के आते ही घर की परिभाषा बदलने लगी। कभी श्री और समृद्धि का प्रतीक शांता का घर अब कभी मौनदंड का अखाड़ा बन जाता, कभी आस पड़ोस के तमाशे का कारण। खाना बनाने को लेकर तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर सदा किचपिच मची ही रहती। अब शांता करे भी तो क्या करे, किसके लिए कहे, जिसकी गलती बताए उसी से बुरी। छोटे मोटे झगड़े तो राजू मन्नू के बारे में के बीच होते ही रहे और वह उन दोनों को डांट भी देती थी अधिकार से। आखिर उसके अपने बेटे थे, प्यार के साथ मार फटकार पर भी उसका अधिकार था। ये तो पराए घर की अमानत है जिन्हें शांता ने भले ही दिल से स्वीकारा, मगर संजना और वर्षा की आंखों में उसे कभी अपने लिए वह अपनापन दिखाई नहीं दिया, सो वह भी उन्हें अधिकार से कुछ कहने में डरती थी। बड़ी मुश्किल से परिवार की गाड़ी पटरी पर आई थी। एक बार फिर पथरीली राहों में हिचकोले लेने लगी। रामेश्वर जी के जाने के बाद भी इतनी अशांति नहीं थी घर में जितनी अब आई है, क्योंकि उस वक्त सद्बुद्धि के साथ नहीं छोड़ा था। बेटे माँ की हर आज्ञा का पालन करते थे। अब वही बच्चे पति हो गए हैं, इसीलिए शांता बेटों से भी कुछ कहने में भय खाती थी। शायद अब उसे बच्चों की आंखों में अपने लिए वह श्रद्धा भाव नजर नहीं आता था। वह अपनी ओर से बराबर रिश्तों को नमी देती रही, मगर बेटों और बहुओं के व्यवहार से घर की जमीन पर आए रूखेपन को रोक न सकी। देखते ही देखते घर द्वंद स्थल बन गया। कई विद्रोह के कैक्टस वहां उगाए। अब तन की ही नहीं मन की भी दूरी बढ़ती जा रही थी। रहा सहा दोनों बेटों की ससुराल वालों का हस्तक्षेप भी बढ़ने लगा। उस कुरुक्षेत्र में अब शांता का मन लगता भी नहीं था, मगर करती क्या। जाती भी तो कहाँ जाती, कोई और जहां उसने बसाया नहीं। उसका मंदिर, तीर्थ, समाज सभी कुछ तो इन्हीं दो बेटों के आसपास ही था। सोचती जाने किसकी नजर लग गई उसके परिवार को, मनोयोग से लगाई उसकी फूलों भरी बगिया में जाने कहां से खरपतवार उगाई है। उसने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया इन दूरियों को मिटाने का, मगर पास आने की संभावनाएं सभी समाप्त हो चुकी थी। संभावनाएं भी तो तभी पनपती हैं जब उनके लिए दिल से प्रयास किया जाए। शांता ने हार मानकर यह मान लिया कि अब उसके घर रिश्तों की दीवारों में दीमक लग गई है। वह भीतर ही भीतर खोखली हो चुकी हैं। कोई वस्तु होती तो वह धूप में सुखाकर दीमक को नष्ट करने हेतु कुछ जतन भी करती, मगर यह तो मन की खाई है, उसे पाटना अब उसके बस में नहीं। मन पर बोझ रख
उसने दोनों का चोला चूका अलग कर दिया। संजना और वर्षा को मानो मांगी मुराद मिल गई, मगर शांता समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। तभी दोनों बेटों ने कहा, तू चिंता क्यों करती है माँ? तू तो बस आराम से बैठकर भगवान का नाम लिया कर। दोनों बहुएं हैं ना तेरे खाने पीने का ध्यान रखने के लिए। क्या कहती शांता, खाने की भूख रही ही कहाँ, अब तो बस इस तन को जीवित रखने के लिए खाना है। तभी झट वर्षा बोल पड़ी, हाँ माँ जी, सच ही तो कह रहे हैं ये। आप क्यों परेशान होती हैं? बस 15 दिन बड़े भैया के यहाँ खाना और 15 दिन हमारे यहाँ। अब आपको ऊपर आने की तकलीफ नहीं करनी होगी, मैं यहीं आपकी थाली भिजवा दिया करूंगी। सुनते ही शांता को अपनी जमीनी हकीकत का एहसास हो गया। सामने खड़े बेटे माँ को बटते देख रहे थे और मौन थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक माँ का और क्या होगा। जिन बच्चों को अपने हिस्से के निवाले खिलाकर पाला, आज वही बच्चे माँ के निवालों के हिस्से कर रहे हैं। परंपराएं समय के साथ बनती और पलती चली जाती हैं। इस घर में भी अब नई पीढ़ी ने नई परंपराएं चलन में ला दी थी। 15 दिन शांता राजू के यहाँ से थाली आने का इंतजार करती, 15 दिन मन्नू का। पति ने मझधार में छोड़ दिया, बेटों ने बहुओं के भरोसे छोड़ दिया, किंतु शांता ने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा था। सो फिर कभी बहुओं की रसोई में झांकने नहीं गई। फिर आया 31 का महीना। आज सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक न तो संजना ने थाल भिजवाई और न ही वर्षा ने। पता नहीं, शायद भूल गई हो। उसने पोते पोतियों को आवाज लगाई, क्या हुआ दादी? विजय का बेटा रजत और संजय की बेटी रिंकू झट से आ पहुंचे। शांता ने पूछा, बच्चों खाना खा लिया? हाँ दादी, कभी का। और आपने? आज तो वर्षा चाची ने खीर बनाई है, रजत बता रहा था। बड़ी अच्छी खीर होगी ना दादी? तभी रजत बोला, अरे नहीं, आज तो संजना ताई की बारी थी ना दादी को खाना देने की। शांता दोनों बच्चों का मुंह ताकती रह गई। स्वयं को बेआबरू महसूस कर रही थी। बच्चों से निगाहें मिलाते उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, मानो गुनाह उसी ने किया है। वह झट से बोली, बच्चों आज मुझे खाना नहीं खाना है। क्यों दादी? आज ना मेरा उपवास है। अबोध बच्चे शब्दों की गहराई भला क्या जानते, सो हंसते खेलते बढ़ गए। शांता को लगा एक बार फिर वह बेवा हो गई, बल्कि उस वक्त इतनी जिल्लत का सामना नहीं किया था जितना आज। दो दो बेटों की माँ होकर भी आज उसकी 2 वक्त की रोटी का हिसाब किया जा रहा है। बहुओं को क्या दोष दूं, वे तो पराई हैं। बेटे तो अपने हैं जो कभी माँ के बगैर खाना नहीं खाते थे, मगर आज उन्हें इतनी भी चिंता नहीं कि जान सके माँ ने खाना खाया या नहीं। धीरे धीरे शांता को हर 31वें दिन उपवास रखने की आदत सी हो गई। आज उसी शांता का 12वां है। घर में व्यंजनों की महक आ रही है। दोनों भाई दौड़ दौड़ कर पंडित की फरमाइश पूरी कर रहे हैं, जग के बनाए संस्कार निभा रहे हैं। उस पर महान आश्चर्य कि दोनों बहुएं आज हर बात पर एकमत हो सारे लड़ाई झगड़े बिसरा कर काम में लगी हैं। शांता के नाम से ब्राह्मणी जिमाई जा रही हैं। उनकी इसी एकता को देखने के लिए शांता की आंखें तरस गई। सच, यह मुर्दों का देश है। यहाँ जीते जी इंसान को मरने के लिए विवश किया जाता है और मरने के बाद उसके नाम से सारे ढोंग किए जाते हैं। जीते को डरे, मरे को बरे, यह कहावत शायद किसी ने जीवन के गहरे अनुभव से कही है। पंडितों के आदेश पर दोनों बहुओं ने गौग्रास और कौवे के ग्रास पत्तल पर लगाए। मैं चूंकि शांता को सबसे करीबी सखी मानी जाती थी, सो बहुएं और बेटे जो कभी संभव है मुझे आंखों की किरकिरी मानते रहे हूँ, आज मासी जी कुछ कमी रह गई हो तो बताइए,
हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मम्मी जी को जो चीजें पसंद थी वह सब बनवाएं। वहीं राजू मन्नू भी, मासी जी कोई कमी हो तो बता देना, मैं क्या कहती। बेटा, जो कमी रही उसे तुम अब कभी पूरा नहीं कर सकते। जिस औरत ने तुम्हें अपने आंचल की छाह दी, अपने हिस्से की नींद दी, अपनी खुशियां निछावर कर अपने सारे निवाले तुम्हारे नाम कर दिए, उन सब से बड़ी बात इस दुनिया में तुम बिन बाप के होकर भी अपने कदमों पर चल सके, उस औरत की बदौलत जिसको तुमने जीते जी दो वक्त की रोटी में बांट दिया। मगर चाहकर भी कुछ न कह पाई, बस इतना ही कहा, राजू, मन्नू, बेटा दोनों भाई मिलकर ये पत्तल ऊपर ले जाओ और कौवों को बुलाकर खिला दो। कौवों का पत्तल जुटाना बहुत जरूरी है। और संजना और वर्षा, तुम ये गौ ग्रास ले जाकर गाय को खिलाओ। मान्यता है कि इससे मृत व्यक्ति को तृप्ति मिलती है, वह परलोक में भोजन पाता है। संजना और वर्षा पूरी गली में घूम आई। मासी जी, गली में दूर दूर तक कहीं गाय नजर नहीं आ रही। वहीं दोनों बेटे भी ऊपर से उतर आए, बोले, मासी जी, बहुत आवाज लगाई, काऊ काऊ, मगर एक भी कौवा नजर नहीं आया। पंडित जी कह रहे थे, अरे यह तो अच्छा शगुन नहीं, न तो गाय ने ग्रास खाया और न कौवे ने। इसका मतलब मृत व्यक्ति ने भोजन नहीं स्वीकारा। सभी हैरानी से देख रहे थे। तभी रिंकू और रजत, जो काफी देर से सभी की बातें सुन रहे थे, बोले, अरे नहीं पंडित जी, आज 31 तारीख है ना, आज ना दादी का उपवास है। धन्यवाद।